जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के डायग्राम वाले क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, आपके रेलवे एग्जाम में बायोलॉजी के डायग्राम से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे में सर डायग्राम वाले क्वेश्चन पे पकड़ होना भी बहुत ही जरूरी होता है। और आज के इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण डायग्राम वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 5 का पंचनामा होगा। साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये आपको पूरा बोर्ड नजर आ रहा होगा और आपकी सुविधा के लिए मैं पूरी तरीके से साइड हो जा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ पाओ। मेरे मित्र, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है कि नीचे दिए गए चित्र, नीचे तो चित्र नहीं है, चला चित्र आपका यहां पे है, इसको देख लीजिएगा, चित्र ए और फिर ये आपका बी। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में 2 प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है। यहां पे आपको 2 प्रकार की कोशिका विभाजन को दिखाया गया है और इस दोनों ही कोशिका विभाजन से संबंधित आपका जो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। मेरे मित्र, आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है, मतलब ए और बी जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है ये कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार है। और दूसरा पूछा जा रहा है कि जो बी में कोशिका विभाजन हो रही है वो कब और कहां होता है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि ये दोनों ही कोशिका विभाजन के कौन से प्रकार हैं और साथ ही ये जो बी में कोशिका विभाजन होती है ये कब और कहां होती है। मेरे मित्र, पहला ऑप्शन है कि ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन और जो वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर दूसरा है आपका ऑप्शन कि ए अर्धसूत्री विभाजन है, बी समसूत्री विभाजन है और फिर कहा जा रहा है कि कहां होता है तो युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर तीसरा है कि ए समसूत्री विभाजन है, बी अर्धसूत्री विभाजन है और युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चौथा ऑप्शन है कि ए और बी अर्धसूत्री विभाजन है और वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मेरे मित्र, ये सवाल आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। आप सभी कहेंगे सर डायग्राम सही से नहीं दिख रहा है। मेरे मित्र, डायग्राम यहां पे अब आपको सही से दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात की जा रही है सर, यहां पे कोशिका विभाजन की बात की जा रही है, यानी कि सेल डिवीजन की बात की जा रही है। मेरे मित्र, सेल डिवीजन को अगर आपको कोई बोले कि एक लाइन में परिभाषित करो तो आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर कोशिका जनन की प्रक्रिया सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहलाती है। आप सबों को मालूम है कि जनन के प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है सर, नया सेल, डॉटर सेल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो सर ये एक से ज्यादा सेल का आविर्भाव करती है, एक से ज्यादा सेल उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सबों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वर्चो ने बताया था 1855 ईस्वी में। क्या कि जितने भी कोशिकाएं होती है उससे नई कोशिका जो है उत्पन्न होती है। मतलब क्या कि नई कोशिकाओं का जन्म पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है या नई संतति कोशिका का जन्म पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। मेरे मित्र, ये बात वर्चो के द्वारा बताया गया था और सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि कोशिका जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी याद रखेंगे कि सर सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कहलाती है। मेरे मित्र, ऐसा तो सेल डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। लेकिन आप सभी मोटे तौर पे ध्यान में रखेंगे क्या कि सामान्यतः कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होंगे? सामान्यतः कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कितने प्रकार के होंगे? ध्यान में रखिएगा कि सर 2 प्रकार के होंगे। एक होगा आपका समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा आपका क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मेरे मित्र, समसूत्री कोशिका विभाजन मिटोसिस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को हम लोग मियोसिस के नाम से जानते हैं। और आपको इस दोनों ही कोशिका विभाजन में 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होगी। यहां पे है सर समसूत्री
तो आप सभी सम का मतलब समान समझेंगे और सूत्र का मतलब गुणसूत्र समझेंगे। यहाँ पे मतलब वैसा कोशिका विभाजन जिसमें जो नई संतति कोशिका है वो समान गुणसूत्र वाला हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, समसूत्री कोशिका विभाजन कहेंगे। और अर्धसूत्री, तो अर्ध का मतलब आधा और सूत्री का मतलब गुणसूत्र, मतलब वैसी कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, क्या कहलाएगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बस मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना है कि जब भी हम समसूत्री कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो इसमें मातृ कोशिका से दो समान नई संतति कोशिका का जन्म होगा। मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन जहां पे भी होगा तो एक पैरेंट सेल से हमें दो सेल मिलेगा, जबकि मेरे मित्र अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जहां पे भी होगा वहां पे हमें एक पैरेंट सेल से चार डॉटर सेल मिलेंगे, यानी कि एक मातृ कोशिका से चार नई संतति कोशिका का निर्माण होगा। तो वैसे कोशिका विभाजन को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहेंगे। मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक बड़ा सा सेल है आपका, और ये जो सेल है ये सर कितने डॉटर सेल में बटा है, आप कहेंगे दो। तो ध्यान में रखिएगा कि जब एक मातृ कोशिका से दो समान नई संतति कोशिका का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो मेरे मित्र जो आपका डायग्राम ए है वो क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन है। कैसे है, तो आप सभी याद रखेंगे कि इसमें एक मातृ कोशिका से दो नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। दो नई संतति कोशिका का क्या होता है, आप सभी याद रखेंगे, निर्माण होता है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना कि यहां पे जो आपका दूसरा डायग्राम बी है इसमें आप क्या देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो हमारा सेल है इसकी जो गुणसूत्र है वो पहले आधी हुई और फिर सर आधी हो गई। मतलब इस एक का भी यहां पे दो आया और फिर इसका भी सर दो आया। तो टोटल जो हमें संतति कोशिका मिल रही है, ये जो हमें सर डॉटर सेल देखने को मिल रही है जिसको हम संतति कोशिका कह रहे हैं, मेरे मित्र ये कितने हैं, चार। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा जिसमें क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखना कि एक मातृ कोशिका चार नई संतति कोशिका उत्पन्न करती है। चार नई संतति कोशिका उत्पन्न करती है। तो मेरे भाई जब भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिले तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर डायग्राम में देख करके हम लोग बुझ जाएंगे कि कौन सा समसूत्री है और कौन सा अर्धसूत्री है। समसूत्री होगा तो एक मातृ कोशिका दो नई संतति कोशिका बनाएगा, और अर्धसूत्री होगा तो एक मातृ कोशिका चार नई संतति कोशिका का निर्माण करेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये समसूत्री कोशिका विभाजन कहां होगा और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहां होगा। आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो कायिक जगहों पे होती है, यानी कि आप कह सकते हो कायिक भाग में होती है। जैसे आपको सर चोट लग जाता है या फिर कट जाता है कहीं पे, किसी कारण से सर फट जाता है, तो उस पे आप क्या देखते हो सर, नई कोशिका आ जाता है। तो सर टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए और साथ ही साथ शरीर में वृद्धि के लिए कौन सी कोशिका विभाजन जिम्मेदार होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन जिम्मेदार होती है। और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम समसूत्री कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो कहां पे होगा, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे, कायिक भाग में होगा। कहां होगा, कायिक भाग में होगा। और साथ ही मेरे मित्र इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसका उत्तरदायित्व क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत तथा वृद्धि वाले क्षेत्र में आपको कौन सा कोशिका विभाजन देखने को मिलेगा, समसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलेगा। आपके शरीर में कहीं पे भी चोट लगती है, नया सेल आ जाता है, नया स्किन आ जाता है, किसके वजह से, समसूत्री कोशिका विभाजन की वजह से।
अब ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है मेरे मित्र, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहां देखने को मिलती है? जनन कोशिका में देखने को मिलती है। और जनन कोशिका में सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के उपरांत ही किसका निर्माण होता है? सर अंडाणु और साथ ही साथ शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी कि ओवम और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जरूरत होती है। तो आप क्या देख पा रहे हैं चेला? आप देख पा रहे हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल प्राप्त होता है, और ये शरीर के उन भागों में होती है जहां पे सर टूटे फूटे उत्तक होते हैं, उसकी मरम्मत की जरूरत होती है, और साथ ही साथ वृद्धि वाले क्षेत्र में। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है, किसके लिए? स्पर्म और ओवम के निर्माण के लिए। और इसमें एक डॉटर सेल से क्या होता है सर, सॉरी एक पेरेंट सेल से क्या होता है? 4 डॉटर सेल प्राप्त होता है। अब मेरे मित्र आप आइए सवाल पे। कहा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है कि कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं? तो आप कहेंगे ए समसूत्री और बी अर्धसूत्री। अब विभाजन बी कब और कहां होता है? तो मेरे मित्र आप क्या कहिएगा कि विभाजन बी जो है, स्पर्म और ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट यानी कि युग्मक। तो युग्मक के निर्माण के लिए सर जनन कोशिका में। तो आप सभी कहेंगे कि पहला ऑप्शन में है कि ए समसूत्री विभाजन है, ये बात तो सही है। बी भी अर्धसूत्री विभाजन है, ये बात भी सही है। और आपका कहा जा रहा है कि जो बी है वो वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में होता है, गलत है। वृद्धि के लिए सर समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री नहीं होगा। अब बी ऑप्शन में है कि अर्धसूत्री विभाजन, मेरे मित्र ये तो पहले ही गलत हो गया। ए हमारा अर्धसूत्री विभाजन है ही नहीं, ये समसूत्री विभाजन है। अब सी है, ए हमारा समसूत्री विभाजन है, बिल्कुल सही है। बी अर्धसूत्री विभाजन है, बिल्कुल सही है। और फिर कहा जा रहा है कि जो आपका पूछा जा रहा है कि विभाजन बी कब और कहां होता है, तो मेरे मित्र 2 का आंसर यहां पे दिया हुआ है कि युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप सभी कहेंगे कि सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे और ऐसे सवाल में अब आप नहीं फंसेंगे। अगला सवाल देखिएगा, आप सबों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहां पाई जाती है? आपका संदर्भ दिया हुआ है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति में, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में, न्यूक्लियस केंद्रक में, वैक्यूल्स रसधानी में। अब आपका ऑप्शन है कि ये जो आपको यहां पे चित्र दिखाया गया है, ये चित्र पादप में कहां मिलेगी? प्रोसिरे में। प्रोसिरा किसको बोलते हैं? तो मेरे मित्र जब कोई बीज आपका अंकुरित होता है तो जो बीज का ऊपर वाला भाग होता है, जब वो प्रस्फुटन के तौर में होता है तो ऊपर वाले भाग को हम लोग परोह कहते हैं, प्ल्यूमुल। और मेरे मित्र ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या कहलाता है? आप कहते हैं सर रेडिकल्स कहलाता है। तो मेरे मित्र आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाला डायग्राम आपको कहां देखने को मिलता है? प्रोसिरा में, बीज यानी कि अंकुरन में, जाइलम में, जड़ में, कहां पे? क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये देखने से तो हमको लग रहा है कि प्लांट सेल है। मेरे मित्र वो तो हमें भी लग रहा है, लेकिन आप जरा सा आइडिया लगाओ कि इस तरह की आपको सेल कहां देखने को मिलती है। आप सभी थोड़ा सा अगर प्लांट के रूट पे फोकस करेंगे, क्योंकि डायग्राम समझना था तो मैंने सारे डायग्राम को आप सबों के सामने रख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा भी सर मिस पॉइंट नहीं हो किसी भी चीज का। आप अगर गौर से देखोगे मेरे मित्र तो ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम, क्या आपको समानता नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो डायग्राम है वो किसका है? सर रूट हेयर सेल का है, यानी कि जड़ की कोशिकाओं का है। और मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे कि आपके इस जड़ कोशिका में क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये जो पोर्शन है ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ये पोर्शन क्या है सर? कुछ इस तरीके का बना हुआ है। और सेम डायग्राम मेरे मित्र आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है वो सेल वॉल है। अब इसके अंदर जो द्रव है वो साइटोप्लाज्म के रूप में काम करता है, और ये वाला पोर्शन हमारा न्यूक्लियस है, और ये वाला जो पोर्शन आपको बड़ा सा दिख रहा है ये वैक्यूल्स यानी कि रसधानी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहां मिलेगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी जड़ में मिलेगी। कहां मिलेगी? जड़ में मिलेगी। और मेरे मित्र आप जरा गौर फरमाना कि अगर आप प्लांट के रूट को देखोगे, किसी भी प्लांट के अगर आप रूट को देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है, और प्रत्येक रूट में आपको क्या होता है सर? रूट हेयर नजर आता है। तो जरा सा किसी भी रूट को आप काट करके इस तरह से देखो तो आप क्या पाओगे कि सर जो संरचना है वो कुछ इसी तरीके से दिखेगी। बस हमें यह ध्यान में रखना है कि कोई भी जो रूट हेयर होगा, कोई भी जो हमारा रूट की कोशिकाएं होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे
कि यहां पे जो मेरे मित्र ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, यहां पे जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये क्या है? आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो है ये सर रूट हेयर है। क्या है? रूट हेयर है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। बाद बाकी सर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, रसधानी, ये सब आप समझ रहे हैं। अब आपका है कि सर जाइलम क्या है और बीज की संरचना कैसी होती है, बीज सेल की। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर हम लोग बीज की बात करेंगे तो जो आप बीज देखते हैं उसका ऊपर वाला जो ये हरा वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग आउटसाइड पार्ट कहते हैं। जैसे ही इसको काटोगे तो आपको इनसाइड में क्या दिखेगा? तो ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको इंडोस्पर्म बोला जाता है। ऊपर में जो आपको हरा वाला लेयर दिख रहा है, इसको हम लोग कॉटिलेडोन्स बोलते हैं। और मेरे मित्र ये जो बीच में आपको इस तरह की लेयर दिख रही है, ये सीड कोट कहलाता है। नीचे आके जड़ बनेगा, इसको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। और मेरे मित्र ये जो पत्ती आपका प्रस्फुटन होगा, इसको हाइपोकॉटियल कहते हैं। और जो निकल के बाहर आएगा उसको हम लोग इपीकॉटियल कहते हैं। तो जो आपका सीड का सेल है उसका डायग्राम भी आपके माइंड में होना चाहिए। रेलवे का कोई ठीक नहीं है, वो कुछों से आपके एग्जाम में सवाल दे सकता है और आपको बनाना पड़ेगा। और नहीं बनाएंगे तो मेरे मित्र आपका आंसर कटेगा, आपका नंबर कटेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके एग्जाम में ये वाला डायग्राम दे दे और पूछ दे कि ये वाली संरचना क्या है, तो आप कहेंगे सर ये वाली संरचना रूट हेयर है। क्या है? रूट हेयर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि सर आपके ऑप्शन में यहां पे जाइलम भी दिया हुआ है। तो जाइलम और फ्लोएम आप सबों को मालूम है कि दोनों ही संवहन उत्तक हैं। और मेरे मित्र यहां पे आप प्लांट की संरचना को देख रहे हैं और उसके साथ ही सर इधर आप फ्लोएम को देख रहे हैं और इधर आप जाइलम को देख रहे हैं। बस एक चीज याद रखिएगा कि जाइलम के द्वारा क्या होता है? आप कहेंगे जल और खनिज लवण का संवहन होता है, जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है। तो याद रखिएगा कि जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण का संवहन जो है वो एक दिशिक होता है, यानी कि जड़ से वाटर और मिनरल्स जाइलम कहां तक पहुंचाता है? सर पत्ती तक, लीफ तक। जबकि मेरे मित्र फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उसके थ्रू भोजन का निर्माण होता है, तो वो तो पत्ती में होता है। अब मेरे मित्र पत्ती से भोजन जो है वो पौधे के हर एक भाग में पहुंचता है। ध्यान देंगे कि सर उसके ऊपर वाले लीफ में भी जाएगा, इस लीफ में भी आएगा, नीचे भी आएगा। तो फ्लोएम से जो भोजन का चालन होता है वो द्विदिशिक होता है, जबकि जाइलम से जो जल और खनिज लवण का संवहन होता है वो क्या होता है? एक दिशिक होता है। यानी कि सर जाइलम में वन वे फ्लो है, जबकि मेरे मित्र फ्लोएम में क्या है? टू वे फ्लो है, यानी कि दोनों दिशा में फ्लो होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इससे संबंधित भी सवाल पूछने को देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहां पा सकते हैं? तीर 1 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर 2 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, और डी है तीर 3 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। क्या होगा इसका सवाल, इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आकृति आपको दिखाई जा रही है वो तो प्लांट सेल का है, और प्लांट सेल में सर अपशिष्ट उत्पाद कहां पाए जाएंगे, ये चीज आपको बताना है। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि चला प्लांट में क्या होता है? वैक्यूल्स यानी कि रसधानी होता है, और उसमें प्लांट के जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उसका स्टोरेज होता है, यानी कि उसका सर संचयन होता है। मतलब साफ है कि प्लांट में जो रसधानी पाई जाएगी उसी में प्लांट का अपशिष्ट पदार्थ होगा। बिल्कुल। तो सवाल यहां पे ये है कि सर प्लांट की जो रसधानी होती है उसकी संरचना क्या होती है? चला मैंने आपको कई बार बताया है कि प्लांट की वैक्यूल्स जंतु के सेल की अपेक्षा ज्यादा बड़ी होती है, जबकि जंतुओं की जो रसधानी होती है वो छोटी होती है, या आप कह सकते हो कि निग्लेबल, नग्न होती है। तो सवाल यहां पे ये है कि सर प्लांट का जो ये आपका डायग्राम है इसमें तो बहुत सारे जगहों पे तीर लगा हुआ है, हमको तो प्रत्येक जगह को पहचानना होगा। बिल्कुल पहचान सकते हैं। ध्यान में आप ये रखेंगे कि ये जो आपको पहला दिख रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लांट के सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति को रिप्रेजेंट कर रहा। ये किसको बता रहा है सर? कोशिका भित्ति को बता रहा है। अब मेरे मित्र इसके अंदर जो आपको ये वाला लेयर दिख रहा है, ध्यान में रखेंगे कि ये किसको बता रहा है? प्लांट के सेल मेम्ब्रेन को बता रहा है। किसको बता रहा है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली को बता रहा है। और चला
ये वाली जो आप संरचना देख रहे हैं इस तरीके से जो डिस्क शेप में आपको दिखाई पड़ रही है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट या फिर आप कह सकते, सॉरी क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं, इसको हम लोग प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, यानी कि लबक के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र ये जो आप बड़ी सी संरचना देख रहे हैं, ये जो बड़ी सी संरचना देख रहे हैं, ये आपका क्या है, रसधानी है। क्या है, रसधानी। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद रखेंगे, वैक्यूल्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, तो सर पादपों का अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है, पादपों का अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। ध्यान में रखिएगा कि ये प्लास्टिड मैंने अपने मन से नहीं बोल दिया है, मैंने आपको पढ़ाया है कि प्लांट में जो लबक पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं सर, तो डिस्क शेप में होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर कुछ इसी तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आप कहेंगे प्लास्टिड हो गया। अब जो हमारा ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर सेल वॉल कहलाएगा। क्या कहेंगे, सेल वॉल। और इसके इनर जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। अब आप सबों को मालूम है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सर सेलुलोज से बनी होती है, जो प्लांट की कोशिकाओं को क्या करती है सर, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। मेरे मित्र जो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहां पा सकते हैं, आप बताएंगे कहां पा सकते हैं, आप कहेंगे रसधानी में। तो तीर 1 के द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में नहीं, तीर 2 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में नहीं, तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, आप कहेंगे सर बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सर, तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। ये जो 4 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, रसधानी को। और यहीं पे क्या मिलेगा, पादप कोशिका का या पादप का अपशिष्ट पदार्थ देखने को मिलेगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम प्लांट के सेल की बात करेंगे तो प्लांट का सेल आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। और मेरे मित्र क्या देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा जो आपको पीला कलर से नजर आ रहा है, इसी को हम लोग कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि मेरे मित्र ये जो आपको एक बड़ी सी संरचना नजर आ रही है, ये बड़ी संरचना क्या कहलाएगी, आप कहेंगे सर रसधानी यानी कि वैक्यूल्स कहलाएगी। और यहां पे देख रहे हो सर हरा हरा संरचना आपको दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी कि सर इसको हम लोग हरित लबक कहते हैं। और ये प्लास्टिड का पार्ट है। मेरे मित्र ये जो संरचनाएं दिख रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन, और इसमें चिपचिपा सा पदार्थ साइटोप्लाज्म। और मेरे मित्र न्यूक्लियस तो प्रत्येक जगह पे होगा। याद रखिएगा कि आपको सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट या आप कह सकते हो प्लास्टिड, बड़ी राजधानियां, ये केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। प्लास्टिड यानी कि लबक जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, और सेल वॉल भी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल देख लीजिएगा मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। मेरे मित्र मुझे मालूम है कि आपको डायग्राम में सर जो फ्लो चार्ट है, एरो बनाया हुआ, वो आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो हम थोड़ा सा यहां पे इंडिकेट करना चाहेंगे कि यहां पे सर, यहां पे डायग्राम में आपको कुछ इस तरीके का एरो दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और यहां पे जो है ये कुछ इस तरीके का एरो लगा हुआ है, कुछ इस तरीके का एरो लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का। और मेरे मित्र यहां पे आपको जो एरो दिखेगा वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का। और मेरे मित्र ये जो आपका एरो है ये बाहर भी दिखा रहा है, ठीक है, बाहर भी दिखा रहा है कि बाहर भी निकल जा रहा है, लेकिन मेरे मित्र नीचे लौट के नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है। आप बता सकते हो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फ्लोएम में जो भोजन की गति होगी वो टू साइड में फ्लो होता है, यानी कि सर जरूरत पड़ी तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। और जरूरत क्या पड़ी मेरे मित्र, आपको मालूम है कि जो पौधे की पत्ती होती है इसमें सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब इस प्रकाश संश्लेषण में पौधा क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है। अब भोजन की जरूरत तो मेरे मित्र पौधे के प्रत्येक भाग को होती है, भोजन की जरूरत पौधे के प्रत्येक भाग को होती है। तो जाहिर सी बात है कि भोजन जो है वो जड़ में भी जाएगा, तना में भी जाएगा, सर ऊपर के किसी लिप में भी जाएगा, प्रत्येक जगह पे जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो 2 डायरेक्शन में इंडिकेट किया हुआ है कि जो
फ्लूइड है वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, वही क्या होगा सर हमारा सही होगा। बाद बाकी सभी में वन साइड वे को दर्शाया गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है, जो हमारा ऑप्शन सी है, इसमें भोजन के संवहन को दो दिशा में बताया गया है, इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या लिखा हुआ है, सी। और आप सबों को ध्यान में रखना है कि जाइलम से जल और खनिज लवण का संवहन होता है जो कि एक दिशिक होता है, वो सीधे जड़ से अवशोषित करके ऊपर तक पत्ती तक पहुंचेगा। जबकि फ्लोएम में क्या होता है मेरे मित्र, तो भोजन जो आपका बन रहा होता है, भोजन का जो चालन होता है वो पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, यानी कि टू साइड वे में होता है, यानी कि फ्लो जो है वो टू साइड वे में होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है, कौन सा नामांकन छिद्रित दीवार उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है। मेरे मित्र ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे और यहां पे अलग अलग आपको सर एरो दिया हुआ है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। आपको यह बताना है कि कौन सा नामांकन छिद्रित दीवार वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी एकरा कैसे समझेंगे, तो चला ध्यान देना यहां पे, ध्यान देना यहां पे। अगर हम बात करें सर जाइलम के संरचना की, तो जाइलम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के क्या करते हैं, पौधे में वैस्कुलर बंडल सिस्टम का निर्माण करते हैं, या आप कह सकते हो संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो फ्लोएम के अगर हम लोग सेक्शन काट की बात करते हैं मेरे मित्र, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि ये वाली जो पोर्शन आपको दिख रही है, ये वाली जो पोर्शन आपको दिख रही है, ये क्या है हमारा साथी कोशिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल कहते हैं। अब मेरे मित्र ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। और मेरे मित्र ये वाली जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये वाली, इसको हम लोग चालनी नलिकाएं कहते हैं। और ऊपर में जो आपको छिद्रित संरचना नजर आ रही है, इसको हम लोग चालनी प्लेट कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि फ्लोएम के जो पार्ट होते हैं, फ्लोएम के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका सीब ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीब ट्यूब, कंपेनियन सेल, और साथ ही मेरे मित्र फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, और साथ में मेरे मित्र फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस चारों में सीब ट्यूब और कंपेनियन सेल, यानी कि जो आपकी चालनी नलिका है, ये वाला पोर्शन, सीब ट्यूब और कंपेनियन सेल यानी कि साथी कोशिका का मुख्य योगदान होता है किसमें, सर भोजन के चालन में। और जो आपका चालनी नलिका है वो कहां पाई जाएगी, सर यहां पे पाई जाएगी। तो मेरे मित्र यहां पे ये जो छिद्रित संरचना है वो क्या है, आप कहेंगे सर ये वाली छिद्रित संरचना चालनी नलिका को बता रही है। किसको बता रही है, चालनी नलिका को बता रही है। और ये वाली जो संरचना है वो किसको बता रही है, सर चालनी प्लेट को बता रही है, चालनी प्लेट को बता रही है। अब ध्यान देना यहां पे कि ये वाला पोर्शन अभी जस्ट हमने क्या बताया, आप कहेंगे सर फ्लोएम पैरेन्काइमा बताया। तो आपका जो बी, अच्छा ये आपका ए जो है वो चालनी प्लेट हो गया, और बी जो है चला हम यहां पे लिख दिए चालनी नलिका, आप गड़बड़ा जाओगे। हम यहां पे हमें लिखना चाहिए सर यहां पे चालनी नलिका। अब आपका आंसर सटीक आएगा। अब सी आप कहेंगे सर फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ये क्या हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी कि मृदु उत्तक इसको हम लोग बोलते हैं। और चला ये जो डी आप देख रहे हैं ये क्या होगा, आप कहेंगे साथी कोशिका यानी कि कंपेनियन सेल, साथी कोशिका यानी कि कंपेनियन सेल। और मुख्य रूप से जो भोजन के चालन का काम होगा वो किसका होगा, सर चालनी नलिका का। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो हमसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र पौधे में फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है, कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है। तो आप सभी कहेंगे सर चालनी नलिका। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, सर बी दिया हुआ है, यानी कि चालनी नलिका क्या होगी, तो सर जो फ्लोएम उत्तक में संवहन होती है उसको मदद करेगी। मन में तो आएगा कि सर फ्लोएम के बारे में तो आप बता दिए, जाइलम के बारे में कहां बताएं। तो मेरे मित्र याद रखना कि जाइलम की अगर बात करेंगे तो इसमें भी 4 अवयव देखने को मिलेंगे। कितने अवयव देखने को मिलेंगे, 4 अवयव देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, तो पहला आपको देखने को मिलेगा ट्रैकिड्स,
मेरे मित्र फिर आपको देखने को मिलेगा ट्रैकिया, और फिर आपको देखने को मिलेगा जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, और मेरे मित्र फिर आपको देखने को मिलेगा जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम मृदु उत्तक कहते हैं। चला याद रखना कि जाइलम का तो काम जल और खनिज लवण का संवहन करना ही करना है, लेकिन जाइलम जो चार मुख्य अवयव से मिलकर बने हुए हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम रेशा और जाइलम मृदु उत्तक, इन चारों का भी अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। क्या होता है फंक्शन? तो सर ये ट्रैकिड और ट्रैकिया दोनों मिलकर के क्या करते हैं, जल एवं खनिज लवण का संवहन करते हैं। क्या करते हैं? जल एवं खनिज लवण का संवहन करते हैं, जल एवं खनिज लवण का संवहन करते हैं। जबकि मेरे मित्र ये जो जाइलम फाइबर है ये क्या करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और मेरे मित्र जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये भी सर VVI है, पूछा गया सवाल है कि जाइलम उत्तक के किस भाग में भोजन का संचयन होता है। आप सभी याद रखेंगे कि जाइलम पेरेन्काइमा में क्या होता है, आप कहेंगे भोजन का संचयन होता है, बोले तो स्टोरेज होता है, भोजन का संचयन होता है, बोले तो स्टोरेज होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि इस पांचों क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और इस प्रकार का सवाल अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके रेलवे साइंस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच में। ध्यान में रखिएगा ये बैच आपका 30 जून से स्टार्ट है, और मेरे मित्र इसमें आपको लाइव क्लासेस चलती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन सर मंडे टू फ्राइडे अपडेटेड क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। और साथ ही मेरे मित्र इसमें जो है आपको एएलपी टेक्नीशियन जो 2018 के PYQ हैं उसके 600 प्लस क्वेश्चन का मैराथन भी देखने को मिलेगा। तो मतलब आप पूरी तरीके से ये कह सकते हो कि ये बैच आपका कंप्लीट क्या है सर, प्रैक्टिस बैच है वैसे छात्रों के लिए जो सर साइंस का कुछ नहीं जानते हैं लेकिन साइंस में बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा इस रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच में। इस बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मेरे मित्र आप हमारे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।